बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन बुक का ही एक टॉपिक जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। वैसे तो सिंपल पेंडुलम की सारी कहानियां हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। सिर्फ आज के लेक्चर में जो हम सिंपल पेंडुलम बीएससी और बीएस फिजिक्स के लिए हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें सिर्फ कोई डेरिवेशन सेशन बीच में थोड़ी बहुत शामिल हो जाएगी, बस ये फ़र्क आएगा। बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही रहेगा जो आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सिंपल पेंडुलम का पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम? भाई कुछ भी नहीं है, एक स्मॉल मेटेलिक बॉब लें। आप क्या करें, एक स्मॉल मेटेलिक बॉब लें, उसको वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ क्या कर दें, बांध दें एक फिक्स्ड स्पोर्ट के साथ। बन गया सिंपल पेंडुलम। फिर से बता रहे हैं, एक मेटेलिक बॉब लें, उसके बाद एक इनएक्सटेंसिबल और वेटलेस स्ट्रिंग लें, उस स्ट्रिंग का एक जो हमारे पास एंड है वो उस मेटेलिक बॉब से बांधें, एक एंड ऊपर किसी फिक्स स्पोर्ट के साथ बांध दें, तो बन गया सिंपल पेंडुलम। अब इस सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करके जब यहाँ से आप छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हम कहते हैं ये सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, और उसी के लिए हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो क्या होता है, द मेटेलिक बॉब, एक ये मेटेलिक बॉब होता है, सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। और ये हमारे पास ना आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है। अब आपके जहन में आ रहा होगा, सर वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, भाई ये कहाँ से आ गई? ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो वेटलेस हो, ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो इनएक्सटेंसिबल हो, जिसको हम खींच के थोड़ा सा भी उसकी लेंथ को चेंज ना कर सके? भाई ऐसी नहीं होती। लेकिन हम आइडियल सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो आइडियल सिंपल पेंडुलम में हम वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ही लेते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब ये वही हमारे पास फिक्स स्पोर्ट है, उसके साथ ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हमने बांधी हुई है वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल, और साथ में हमने क्या बांध दिया है, एक मेटेलिक बॉब बांध दिया है जिसका मैस m है। ओके हो गया। तो मेटेलिक बॉब से लेकर, मेटेलिक बॉब के सेंटर से लेकर जो हमारे पास इस फिक्स एंड तक ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, इसको हम शो कर रहे हैं L के साथ। इसको हम किससे शो कर रहे हैं? L के साथ शो कर रहे हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन and center of bob is called length of simple pendulum। इसी को हम कहते हैं length of simple pendulum। तो जब हमारे पास इस पे अब कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है हम देखते हैं। जब इक्विलिब्रियम में है तो अच्छा, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक तो टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है जो अपवर्ड होती है, एक इस पे वो वेट की फोर्स एक्ट कर रही है जो कि डाउनवर्ड है। तो जितनी टेंशन की फोर्स अपवर्ड लग रही है उतनी वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो T इज इक्वल टू mg। लेकिन कब? जब ये हमारे पास अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कोई हिल शुल नहीं रहा, ये रेस्ट पे मजे से अभी लटका हुआ है ये। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, T इज इक्वल टू mg, टेंशन की फोर्स अपवर्ड, वेट की फोर्स डाउनवर्ड। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा बहुत हो गया रेस्ट, चल अब मैं तुझे डिस्प्लेस करता हूँ और तू ऑसिलेशन शुरू कर दे। तो किस तरह से मैंने क्या किया, मैं ना इसको यहाँ से इसको पकड़ा और खींच के इसको यहाँ तक ले आया। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करके मैं कह रहा हूँ मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, यहाँ पर यह आ गया। ठीक है, और याद रखें जब आपने इसको डिस्प्लेस करना है तो वेरी स्मॉल एंगल के साथ करना है थीटा, क्योंकि इसमें हमने ये भी प्रूव करना है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मतलब सिंपल मतलब स्ट्रेट मोशन। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल के साथ हम डिस्प्लेस करेंगे ना, तो ये तकरीबन जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रेट मोशन ही इसकी बनेगी। ठीक है, मतलब ये है ना, स्मॉल एंगल के साथ आपने इसको डिस्प्लेस किया तो ये तकरीबन ऐसे स्ट्रेट मोशन में ऐसे ऑसिलेट्स ऐसे करेगा। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में इस तरह से, लेकिन स्मॉल एंगल आपने इसको डिस्प्लेस करना है। तो अब इस पर कौन कौन सी वेट फोर्स ऐड कर रही है, यहाँ पर इसको इस पर फोर्स ऐड कर रही है वेट की फोर्स mg, बट यहाँ पर इसकी और एक और चीज़ वो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी मीन पोजीशन है, जहाँ तक हम इसको डिस्प्लेस करते हैं ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये ऑसिलेट करके इधर आएगा तो एक एक्सट्रीम पोजीशन इसकी यहाँ पर बनेगी। तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे ऑसिलेट करता है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है, ये तो फर्स्ट सेकंड ईयर की बातें बहुत दफ़ा ये बढ़ के आ चुके हैं, बहरहाल अब हम कुछ नहीं बातें। अच्छा, वेट की फोर्स है, इसके अब ना हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो
कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट इसका ये वाला होगा और एक कंपोनेंट इसका ये वाला होगा, ठीक है। एक ये कंपोनेंट बन गया, एक ये बन गया और इन कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर ये कंपोनेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना वेट की फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक ये एक ये। पहले नहीं थे बना सकते, पहले को सिर्फ डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन अब एक कंपोनेंट इसका इधर एक्ट करेगा, एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। और थीटा के साथ वाला आपको पता है कौन सा होता है, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर टेंशन की फोर्स किधर है, अपवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी टाइम पीरियड की इक्वेशन निकालने के लिए एम जी कॉस थीटा किधर है, इस तरफ, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या है, टेंशन की फोर्स। तो क्या मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो ये जो वेट की फोर्स का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और ये टेंशन, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, यानी ये हमारे काम के फिलहाल नहीं है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब मैं इस पेंडुलम को, इस बॉब को यहाँ से छोड़ूंगा तो यहीं पर तो नहीं रुकेगा, वापस आएगा। तो वो जो वापस इसको फोर्स ला रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, डेवलप हो जाती है, जो इसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आती है। आप मुझे बताएं वो रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, एम जी कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा? तो आप कहेंगे कि एम जी साइन थीटा वाला। क्यों? एम जी कॉस थीटा वाला तो इधर है, हालांकि मीन पोजीशन हमारे के रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होती है, और मीन पोजीशन की तरफ कौन सी फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है, एम जी का, एम जी साइन थीटा। इसका मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स का जो काम करेगा वो कौन सा कंपोनेंट करेगा, एम जी साइन थीटा। ओके हो गया। ये कौन सी है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। यहां तक याद रहेगा? ओके हो गया। अब यहां पर देखिए, इसको ना हम माइनस के साथ लिखते हैं। अच्छा, माइनस के साथ क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे पास अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में थी और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो उसको मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके जाती है। इस वजह से हम इसको नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। मतलब मैं फोर्स करके डिस्प्लेस करा के किधर लेके आए, इधर, और रीस्टोरिंग फोर्स को डिस्प्लेस करा के किधर लेके जा रही है, मीन की तरफ वापस। तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो हम कहते हैं कि इस वजह से हम इसमें नेगेटिव साइन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, जो उसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जो हमारे पास द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें हम कहते हैं कि एज जो हमारे पास थीटा है वो वेरी 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 स्मॉल है, ठीक है। एज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इसमें फिर साइन थीटा वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल होता है तो जो थीटा की वैल्यू होती है वही साइन थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस साइन थीटा की जगह सिंपल थीटा पुट कर देना है, ठीक है। तो जब सिंपल थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, ठीक है। क्या हमने किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, कोई बोर तो नहीं हो रहा, अरे मजे के टॉपिक है, इसमें क्या बोर होंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सिंपल कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, ठीक है। इसको और इसको हमने कंपेयर कर दिया और कुछ भी नहीं किया, एम से गया और ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है।
अच्छा, अब एक्सलरेशन, अब सिंपल यहाँ से सोचने का जहन ये बनाना है, किसी तरीके से मैंने एक्सलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, मतलब कुछ इसको चेंज फॉर्म में पुट करना है, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए थीटा हमारे पास क्या होता है, अगर मैं समझूं तो ये हमारे पास तकरीबन एक इमेजिनरी, अगर मैं इसको एक सर्कल से ऐसे वो शो करूं तो देखिए ठीक है, ये बड़ा सा सर्कल है, यहाँ से मान ले ऐसे आ रहा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। तो एस इज, आप फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, ऐसा ही है ना, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। अब यहाँ पर ये रेडियस का काम का काम कौन कर रहा है, लेंथ का, ये एल, ठीक है। तो एस की जगह मैं लिख लूंगा थीटा इज इक्वल टू, सॉरी आर की जगह मैं लिख लूंगा एल, और ये आर के इस बड़े से सर्कल का ये छोटा सा पार्ट आर कहलाता है, ठीक है। सेंटर से ये हमारे पास ये भी लेंथ और ये दरम्यान में आर, और ये क्योंकि हम कहते हैं तकरीबन स्ट्रेट मोशन करता है तो इसको आप कह लें एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक्स है। तो एस की जगह आप लिख लेंगे एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल, ये आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। समझ लें कि ये एक इमेजिनरी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम आर्क लेंथ भी कहते हैं, जिसको मैं एक्स से शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एल, तो एक्स बाई एल क्या होगा, थीटा होगा, एक्स बाई एल थीटा, एक्स बाई एल थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। एक थीटा की ये वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन हमारे पास होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। एक्सलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। जो हमारे पास है ना इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो इंजीनियरिंग करके आए एफएससी में, उनको तो पता होता है, लेकिन मेडिकल वालों को पता नहीं होता सर ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर कहाँ से आ गया, हमें नहीं पता, वो बड़ा तंग करते हैं क्योंकि उन्होंने 2 सालों में मैथ पढ़ी नहीं होती, ठीक है, मैथ्स पढ़ा नहीं होता, उसके बाद ना डेरिवेशन आती है ना इंटीग्रेशन आती है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बहरहाल उनके लिए ये v क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना तो उनको पता है, डी एक्स बाई डी टी। तो हमारे पास एक्सलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सलरेशन होता है, ठीक है। तो इस v की वैल्यू अगर हम इधर पुट कर दें तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, कुछ भी नहीं किया, इस v की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इसकी डी एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी बाहर आ गया, v की जगह हमने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी, तो ये बन गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो ये एक्सलरेशन आ गया हमारे पास, डन हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा, ए और थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। ये जब उठाकर हम इधर लेके आएंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस एक्स बाय एल इंटू जी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास ना अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्रूव करें कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता है वो स्ट्रेट हम स्प्रिंग के लिए हम निकालते थे, और उसके लिए हमने एक वैल्यू निकाली थी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ उसी तरह की नहीं बन रही। अब देखिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स, ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकाली थी जब हम स्प्रिंग मैथ सिस्टम को ले रहे थे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैथमेटिकली तकरीबन ये सेम ही नहीं है, तो इस वजह से आपने इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, हैंस प्रूव्ड दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रहेगा, इसके नीचे एक लाइन आपने लिख देनी, क्योंकि दोनों इक्वेशन तकरीबन क्या सेम ही है, ठीक है। जैसे देखें इसमें g क्या है कांस्टेंट, इसमें k कांस्टेंट इसमें हम लेंथ को चेंज नहीं कर रहे, इसमें हम मैथ को चेंज नहीं करते, इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, ठीक है। तो तकरीबन है हमारे पास ये सेम है, ठीक है, ओके हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने के लिए हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक हो गया। तो
यहां पर देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है फॉर सिंपल पेंडुलम, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम क्या होती है, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसको ना आपने याद करना है, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब इसमें x क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एक्स एम क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कॉस ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, मतलब देखें यहां से लेकर मैंने यहां तक डिस्प्लेस किया, इससे ज्यादा तो नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एम आ जाएगा, मीन एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स एम। उसके बाद x क्या होगा, यहां तक डिस्टेंस है वो भी x, यहां तक 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 है वो भी x, लेकिन जो यहां तक है वो एक्स एम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन किसी भी टाइम t के अंदर ये जो सिंपल पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम सिंपल x से शो करते हैं, तो x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, x एम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं नाम दूं इसको इक्वेशन नंबर 2, ये 3, ये 4, तो आप यहां पर लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 4 इन 3। अब x की वैल्यू को यहां पर पुट करना है, यहां पर भी पुट करना है, यहां पर भी पुट करना है, इन दोनों जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, कहानी आसान। देखिए टॉर्जनल पेंडुलम हो, फिजिकल पेंडुलम हो या सिंपल पेंडुलम हो, तीनों की डेरिवेशन सेम है, स्टेप तीनों के सेम है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। ठीक है, एक याद करें बाकी खुद ब खुद याद होंगे, तो डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर और एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और जी बाई एल प्लस जी बाई एल, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ जी बाई एल, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि कैमरे में ये नज़र ना आ रहा हो, तो एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, आई थिंक कैमरा हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, मुझे चेक करने दे कि पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, पहुँच रहा है भाई, पहुँच रहा है। तो हम यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करते हैं, जी बाई एल और एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, यहाँ से हम इसको रेस कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं किया, सिंपल x की वैल्यू को यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया, ओके हो गया। अच्छा, अब ना हम इसको डेरिवेट करेंगे, इसको डबल डेरिवेट जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस जी बाई एल और एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब ये डबल डेरिवेट करके ये किस तरह से आता है, एक्स एम कॉस ओमेगा टी, इसका जब डबल डेरिवेटिव लें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये अगर आप इसे मेरी प्रीवियस वीडियो देखें ना टॉर्जनल पेंडुलम वाली, उसमें ना मैंने इसको डिटेल से बताया हुआ है, तो टॉर्जनल पेंडुलम वाली वीडियो देखें, उसमें ये थीटा के रिस्पेक्ट से किया था, तो कैसे वो डबल डेरिवेटिव लेते हैं वो सारा कुछ मैं डिटेल से बता के आ चुका हूँ। या इधर भी हल्का सा बता ही दे, क्या याद करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू क्या है, एक्स एम कॉस, स्पीड से थोड़ा सा बता देते हैं, प्लस एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा, तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो आता है माइनस एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो फिर क्या आता है वो चीज़ देखते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमारे पास क्या आता है, जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस, तो माइनस एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और ओमेगा, और जब ओमेगा टी को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो दोबारा से एक और ओमेगा आएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक हो गया, इस तरह से आपने इसको डबल डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो कि मैंने ऊपर डायरेक्ट किया है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लेगा, नहीं करना चाहे तो ना करे। तो हम बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसकी। ठीक है, अच्छा कुछ भी नहीं करना, इस ओमेगा को उठाकर उधर ले जाएं, तो जी बाई एल एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू, ये माइनस है
उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर ना इज इक्वल टू जीरो इसको पुट करना है, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर देखें इज इक्वल टू क्या है, जीरो है ना, तो यहाँ भी आएगा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, अब एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 से काट गया, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल, और ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय एल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई। भाई क्यों हम फाइंड कर रहे हैं ओमेगा की वैल्यू, मेरी मर्जी भाई फाइंड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो टाइम पीरियड निकलेगा ना, तो इस वजह से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इस ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे पुट करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है इसको रेज करने को, लिखा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। हम बात कर रहे थे टाइम पीरियड की। अच्छा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। ओमेगा इसकी वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दें बस, तो स्क्वायर रूट जी बाय एल, और t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। ये चीज़ आ गया टाइम पीरियड। ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड आ सिंपल फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी डिराइव किया था, लेकिन यहाँ पर हमने कोई डेरिवेटिव सा गन बला मचा कर हमने इसको दोबारा से डिराइव कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हम फाइंड करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो होती है 1/t, तो इस t की वैल्यू उधर पुट करो, कहानी ख़त्म करो। तो t इज इक्वल टू 1/2 पाई g बाई एल, ये हमारे पास क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। सही है, सिंपल t को इधर पुट करेंगे ना तो 1/2 पाई हो जाएगा, और l बाई जी ऊपर जाके g बाई एल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाँ टाइम पीरियड किधर क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट g बाई एल। ठीक है, और टाइम पीरियड जो हमारे पास सिंपल पेडोलम है इसको हम अक्सर यूज़ करते हैं वैल्यू ऑफ g को फाइंड करने के लिए। सही है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि ये सारा लेक्चर आपको बेहतरीन किस्म का समझ आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।